बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया और तवक्कुआत के मुताबिक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया, जिसमें इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई। लेकिन जब खान साहब को सज़ा सुनाई जा रही थी तो वो हंस रहे थे। एक इंसानी साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ है कि एक बंदे को जब सज़ा सुनाई जाती हो तो उसकी परेशानी होनी चाहिए, लेकिन खान साहब हंस रहे थे। ये जानेंगे कि खान साहब क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे। ये सज़ा एक दिखावा है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस किया है, जुडिशल फ्रंट पे इनके पास ऑप्शंस किया है कि ये फैसला कहाँ पे चैलेंज किया जाएगा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये चैलेंज किया जा सकता है तो इसमें कोई कमी आ सकती है, ये सज़ा ख़त्म हो सकती है, क्योंकि माजी में जब सज़ाएं सुनाई गई है तो ख़त्म भी की गई हैं या माफ़ी भी दी गई है इसमें। तो इस पर भी बात करेंगे और फिर सियासी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या पार्टी दोबारा एहतजाज की तरफ जाएगी। इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर भी है और इमरान खान साहब की वकील भी रहे हैं। सर, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, एक तो ये फरमाइएगा कि जब किसी को सज़ा सुनाई जाती हो तो उसके चेहरे पे परेशानी होनी चाहिए, इंसानी साइकोलॉजी ये कहती है। खान साहब को सज़ा जब सुनाई जा रही थी तो वो हंस रहे थे, वो इतने कॉन्फिडेंट किए होते। देखिए, खान साहब ने मुझे जो खुद बताया है, वो कहते हैं कि जब इंसान तकलीफ सहता है ना, अगर वो अपने ज़ाती मफादात या किसी आर्जी लालच या किसी पैसे के लालच में या किसी इक़्तिदार के हवस में तो वो सहता है, तो वो तकलीफ होती है उसको। लेकिन अगर उस शख्स ने कसूर कोई ना किया हो और अल्लाह की रज़ा की खातिर, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने की पादाश में जेल में हो या सजाएं भुगत रहा हो, तो अल्लाह ताला उसके अंदर इतनी ताकत और सलाहियत और वो एनर्जी दे देता है तो उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी है। उसने जेल में बैठ के इस सारी बदमाशिया और माफिया को शिकस्त दी है, खा वो वोटों की शिकस्त हो, खा वो नैरेटिव की शिकस्त हो, खा वो उनके जो एलानिए और बयानात हैं, उस सब के मुकाबले में इमरान खान की एक स्टेटमेंट हावी होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो वजूहात हैं जो इमरान खान को इनसे न सिर्फ मुमताज़ करती हैं बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं। सर, ये मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। मुज़ाकरात दो फ्रंट्स पे चल रहे हैं। एक फ्रंट डोर है और एक बैक डोर मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा है कि पीटीआई को अब ये फैसला करना चाहिए कि वो बैक डोर मुज़ाकरात करना चाहते हैं या फ्रंट डोर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन चूज़ कर ले। तो सर, ये बैक डोर मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? देखिए, बैकडोर मेरा ख्याल है मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बैकडोर सिर्फ एक मुलाकात हुई है और वो भी चूँकि सिक्योरिटी से रिलेटेड एक मुलाकात थी और उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराह मौजूद थे और उसमें हमारी पार्टी के जो आर्जी चेयरमैन हैं वो भी मौजूद थे और चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। वो एक मुलाकात थी। तो उसको बैकडोर चैनल के ज़रिए जिनको मुज़ाकरात कहना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। मुज़ाकरात हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से हो रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल है नहीं, ये कठपुतली हैं। इन लोगों ने पहले भी, आपको पता है, कई दफ़ा ये ड्रामा रचाने की कोशिश की है कि जी हमसे मुज़ाकरात करें, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद तस्लीम किया है जी हमसे वो मुतालबात करें जो हम पूरे कर सकते हैं या जो हमारे अख्तियार में है। तो ये खुद बताते हैं कि हमारे अख्तियार में क्या है और क्या नहीं है। और आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते में जब कहा गया कि हम एपीसी बुला रहे हैं, तो मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी खान साहब के कहने पे। हमने कहा ज़रूर हम जाएंगे और हम उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली हैं या उनके करीबी तस्वर किए जाते हैं। अता तारा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उस वक्त जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि इनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अता तारा ने कहा जी हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, लिहाजा माहौल खराब करने में उनका हाथ था। लेकिन अब हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं। हमने खुल के इनको कहा है कि ये बड़ी सिंपल 2 मुतालबात है। इसने खान साहब ने खुद कहा है
جس نے چوری نہیں کی یا جو کوئی غلط نہیں ہے تو وہ تو جو ایک جوڈیشل انکوائری ہے اس سے نہیں بھاگے گا. ہم نے سمپل 2 مطالبات رکھے ہیں: پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں، ہمارے اسیران کو رہا کریں، اور دوسرا اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر کو اور 9 مئی کو ہونے والے جو حادثات ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. اس میں تو میرا خیال ہے جوڈیشل انکوائری کرنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ یہ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پاس اول تو اختیار نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو ان کو پھر بالآخر اپنا مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. تو کیونکہ یہ چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چوری کر کے اور ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی مذاکرات کوئی زیادہ کامیاب ہو پائیں گے. لیکن بہرحال ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. سر مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپشن آگے کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے پورا ایک نظام کڑا ہے، کوئی انڈیویجول پارٹی نہیں ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس پورے نظام کے خلاف کیسے لڑے گی؟ دیکھیں، یہی پورا نظام تھا جو پچھلے سال الیکشنز ہوئے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، مارا گیا، لوگوں کے چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم الیکشن جیتے. لیکن آپ الیکشن جیتے پھر بھی آپ کو اقتدار نہیں ملی، اقتدار کیونکہ سسٹم نہیں چاہتا تھا. اقتدار ملنا نہ ملنا سیکنڈری چیز ہے، لیکن یہ سارا کرپٹ سسٹم فیل ہو چکا ہے. آج پریکٹیکلی آئین اور قانون کی پامالی ہو چکی ہے، جمہوریت کو یہ دفن کر چکے ہیں، پاکستان کا نظام چل رہی نہ، معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. دیکھیں، ظلم اور جبر کا جو نظام ہے وہ ایک محدود مدت تک تو چل سکتا ہے، لیکن زیادہ عرصے کے لیے اس کو چلانا، اس کو ایکسٹینڈ کرنا وہ ممکن نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن اس بات کا نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ یہ چوری والا مینڈیٹ واپس کریں، ملک کو آئین اور قانون کے راستے میں چلائیں، اور جو جمہوریت پہ شب خون مارا ہے اس کو ختم کریں، اور جو انصاف کے نظام کے اوپر یہ حملہ آور ہو چکے ہیں اس کو درست سمت میں واپس لے کر آئیں. اس کے علاوہ ملک چلنے کے قابل نہیں ہے. سر یہ فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس جوڈیشل آپشنز کیا ہے، یہ فیصلہ کہاں پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور جو سزا ہے اس میں کمی آ سکتی ہے یا اس کو ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بالکل ختم کی جا سکتی ہے اور یقیناً ہوگی انشاءاللہ، ہم امید رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم چیلنج کرنے کا ہمارا فورم جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ہم اس کو فوری طور پر کل یا پرسوں ہم اس کو چیلنج کر دیں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب الیکشن سے پہلے 35 سال سزا دے دی گئی تھی، اس سے پہلے 3 سال سزا دی گئی تھی ہمایوں دلاور نے، ابوالاسرار ذوالقرنین نے، باقی ججز نے، بشیر صاحب نے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. سائفر کا کیس ختم ہو گیا، عدت کیس ختم ہو گیا، توشہ خانہ بند میں اب خود جن پراسیکیوٹرز نے سزا کرائی تھی وہ اب منتیں کر رہے ہیں ججز کو کہ نہیں جناب، اس کیس کو دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ اس کا ری ٹرائل ہو جائے، دوبارہ ٹرائل ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ ڈسپیوٹڈ کیس ہے. لیکن جب بھی اس کی انکوائری دوبارہ کھلے گی، کورٹ میں میٹر آئے گا، سوال اس میں یہی آئے گا کہ حسن نواز نے وہ 9 ارب روپے کی پراپرٹی کیسے خریدی، وہ کہاں سے لے کر آیا، وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا تو وہ ثبوت دے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں کیسے بیچ دی، جو اوپر 9 ارب روپے کی رشوت لی ہے اس کا نواز شریف کو حساب دینا پڑے گا. یہ ہے اس کے اندر امپورٹنٹ نقطہ. میرا خیال ہے کہ جو ہی یہ کیس آگے چلے گا اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا. سر اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیسے تھے یہ ٹریجری یا پاکستان کی ٹریجری میں آنے چاہیے تھے، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیا ہوا ہے. یہ فیصلہ نہیں ہے جو این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان جو ایک فیصلہ ڈیل ہے، ہاں جی ڈیل ہے، اس ڈیل کے نتیجے میں ان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق یہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے، اور اس میں لکھا ہوا ہے، وہاں کی جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جو پاؤنڈز تھے وہ خزانے میں آنے تھے. اس کے بدلے میں جو وہ پاکستانی روپیز ہیں جیسے باہر سے پیسے آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ملک ریاض نے ان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں. اور کیبنٹ کا فیصلہ صرف اس حد تک تھا کہ ان کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کی حد تک سپریم جو کیبنٹ ہے اس کا وہ فیصلہ کرے. ہاں، اگر کوئی کورٹ یا نیب یا ایف آئی اے چاہے تو اس ایگریمنٹ کو کھول سکتا ہے، صرف اس حد تک تھا. یہ غلط بات ہے کہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا یا ریاست پاکستان کا پیسہ تھا یا ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہونے تھے، یہ بات غلط ہے. اور اچھا پھر مجھے بتا دیں، پیسے تو نقصان کیا ہوا ہے؟ پیسے تو سپریم کورٹ میں پڑے تھے، 35 ارب روپے سے 95 ارب روپے ہو گئے. تو اس کے بعد جو 20 ارب روپے سے زائد کا جو پروفٹ ہوا ہے تو وہ پروفٹ سمیت یعنی فائدہ تو ہوا ہے لیکن نقصان نہیں ہوا اس کے نتیجے میں. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا اس کیس میں. اچھا پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ رشوت کہاں لی گئی ہے؟
बेनिफिट कहाँ लिया गया है, कौन से अकाउंट में, इमरान खान के अकाउंट में पैसे गए हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ फ्रॉड है इनका। और वो जज जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि वो नाअहल है, अनफिट है, वो करप्ट जज है, उससे ये लोग मिली भगत करके उससे फैसला ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब ये केस खुलेगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। सर, ये इसके बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी? मुज़ाकरात जारी रखेंगे या एहतजाज की तरफ पार्टी जाएगी? देखिए, एक बात तो तय हो गई है कि ये अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि आज निस्फ आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। आज इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो गया है। आज आइन और कानून की पामाली हो चुकी है। अब इस वक्त इनके लिए भी ऑप्शन है, और इंटरनेशनल लेवल पे इस कदर आपको पता है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर शोर शराबा है, और जीएसपी प्लस के बारे में यूरोपियन यूनियन ने थ्रेट कर दिया है कि आप जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं इसके ऊपर शायद उनको रिव्यू करना पड़े। तो ये वो सारी चीजें हैं, मैं नहीं समझता कि ये इस जबर के निज़ाम के साथ चल सकेंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन खड़े हैं, हम इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे। ब्लैक डे का हुक्म दे दिया है इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को मनाने का, और जो स्ट्रेटजी हमारी लीडरशिप या हम लोग बैठ के सोच विचार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इनको देख रहे हैं कि उसके बाद हम जो लाहेमल बनेगा उसमें हर ऑप्शन हमारे लिए खुला है, हम उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, लेकिन अपोजिशन के अंदर इसको एक अपोजिशन का सामना है जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत में, और इसमें डीआई खान की सियासत का एक बड़ा फैक्टर है जिसमें दो किरदार है, मौलाना फजलुर रहमान वर्सेस अली अमीन गंडापुर। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इस चीज़ ने अपोजिशन को कमज़ोर किया है और एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड अपोजिशन वजूद में नहीं आई है? देखिए, फजल रहमान साहब को डीआई खान की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये सोचना चाहिए। हम तो इससे ऊपर उठ के सोच रहे हैं। हमने मौलाना साहब को इज्जत भी दी, तौकीर भी दी, रिस्पेक्ट भी दी, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए, कई दफ़ा गए हैं। लेकिन मौलाना साहब ने उसके बाद देखें 26वीं आईनी तरमीम में वोट भी डाल दिया, और हमारे साथ मिल के वो तहरीक भी नहीं चला रहे जिस चीज़ की ज़रूरत है। बहरहाल उनकी अपनी एक पॉलिसी है, उनकी अपनी एक पार्टी है। हम मुस्तकिल बुनियादों पर, हमारे दरवाजे खुले हैं, तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उन सबको हमने दावत दी है। जैसे आपने देखा है शायद खान अब्बासी को दी है, हम जीडीए को भी दावत दे रहे हैं, हमारी मौलाना साहब से भी बात है, जमात इस्लामी को भी दावत दे रहे हैं। हमारी कुछ चकज़ई साहब हमारे साथ हैं ऑलरेडी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हमारे साथ हैं, साहिबजादा हामिद रजा साहब। हमारी कोशिश है कि अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए। अगर मुत्तहिद हो जाए तो उसका फायदा होगा, सबको फायदा होगा। लेकिन अगर ये मुत्तहिद नहीं भी होती, देखें ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम एक पार्टी के पीछे खड़ी है, वो है इमरान खान और पीटीआई, और बाकी सारा जो ऊपर बदमाशिया बैठा हुआ है वो सारे मिलके भी इमरान खान और पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास 15-20% भी सीटें नहीं है। इस सब कुछ के बावजूद वो कब्जा करके बैठे हैं, इसके अलावा उनकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। देखें, जमहूरियत की बुनियाद ही अखलाकियात हुआ करती है, जहाँ जिसके पास अखलाकी कदरें ही खत्म हो गई हैं। यहाँ का आपको पता है नौजवान मुल्क से बाहर भाग रहा है, बेचारा कश्तियों में मर रहा है, कभी किस में मर रहा है, कभी समंदर में मर रहा है। और उसके अलावा जो सूरत हाल दरपेश है कि जो कारखानेदार है, जो सरमायादार है, वो भी अपना पैसा लेकर इस मुल्क से बाहर भाग रहा है। तो इस मुल्क के रहने के काबिल बनाना है तो आपको अखलाकियात में आना पड़ेगा, जमहूरियत रवैये अपनाने पड़ेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम करना पड़ेगा। इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर से भी बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन अंदर भी इसके अंदर इख्तिलाफात है, और इसके लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एक सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवर साहब का एक केस सामने है। तो क्या आप, चूँकि आप पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी दोनों के मेंबर हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इस वक्त पार्टी को एक यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि एक दूसरे की बयानबाजी करें? कि जमहूरियत है, सियासी पार्टियां है, इख्तिलाफात हो सकते, लेकिन बाकी पार्टियों में इस तरह वो जाहिर नहीं आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये आपको ये बताऊं, लीडर हमारा एक है इमरान खान, बाकी सब वर्कर्स हैं, सब माशाल्लाह उनके साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई इबहाम नहीं है। जहां जहां कोई इंटरनल जाती इख्तिलाफात छोटे मोटे होते हैं, देखिए उसी वजह से तो उनके खिलाफ एक्शन होने की बात कर ली है खान साहब ने। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा इख्तलाफ है। कोई छोटा मोटा इख्तलाफ होता है या बयानबाजी ऊपर से सतह पे किसी एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ हो जाती है, तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होनी नहीं चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है। सलमान अकरम राजा हमारा सेक्रेटरी जनरल है, नॉमिनेटेड है इमरान खान साहब का,
جو خان صاحب نے اس کے بارے میں کہا ہے ہم سب ان کو تسلیم کرتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو کسی پارٹی کے ایک بندے نے اگر کسی کوئی ایسی بات کر دی, دیکھیں نا یہی وجہ ہے کہ آج پوری پارٹی یونائٹڈ کھڑی ہے. اگر کوئی ایک شخص, دیکھیں نا ہماری تو کروڑوں اشخاص ہیں, ہماری ممبرشپ ہے, ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, ہمارے ایم پی ایز ہیں, کوئی بھی کسی ایک شخص کا اختلاف ہو جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر درار پیدا ہوگی. یہ پارٹی کو کچھ نہیں ہونا. جو بڑے بڑے نامی گرامی تھے پچھلے سال کیسے بھاگ گئے, اور وہ ایسے بھاگے کہ آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے.